हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स हम कर चुके थे। आज 8वां हमारा चैप्टर रहेगा और आज का चैप्टर जो हमारा रहेगा एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे आजकल एग्जाम्स के अंदर है ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक आता है, आता ज़रूर है बट बेसिक आता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सब के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, बट आज वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा बेसिक का मतलब ये है कि जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे तो स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है, जो ज़्यादा टफ लेवल के एग्जाम्स नहीं आते हैं। और अगर कोई टफ एग्जाम होता है उसके अंदर थोड़ा सा डीप करके दे देते हैं, बट जो इजी क्वेश्चन खासकर रेलवे के जो हमारे क्वेश्चंस पेपर आप देखोगे वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन पूछने की टोन मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में। आइए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जिसको हम अगर बोलें पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा विषय रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब वो 2 पार्ट्स पढ़ना हमारा बेवकूफ़ी होगी। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइजेशन होता क्या, पाचन होता क्या है एंड होता क्यों है। ये दोनों चीज़ें व्हाट एंड व्हाई, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा बनता है इस चैप्टर से, ये बेसिक के अंदर ही काउंट हो जाता है आपका। तो आइए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरी बात क्या है, अगर इस चैप्टर के नाम के साथ में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लगा दें यानी मानव पाचन तंत्र लगा दें तो और भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ना, जैसा कि पिछले सारे सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था तो ह्यूमन के ही सिस्टम्स सारे हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे भी हम ह्यूमन के ही जो सिस्टम्स रहेंगे उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करने से पहले जान लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो टर्म आपको दिख रही है डाइजेशन यानी पाचन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पीछे वाले चैप्टर में भी आपको कहा था कि भाई हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का सेवन करते हैं। फूड यानी भोजन खाते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन खाते हैं। अब ये जो फूड है भाई, ये तो कॉमन नेम हो गया कि हमने फूड खा लिया, बट एक्चुअल में जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं वो हो सकता है कि फूड के अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ पोषक तत्व हमारे मिलेंगे जो हमें एनर्जी देते हैं। तो एक्चुअल में हम एक कॉमन शब्द जो फूड यूज करते हैं उसकी बजाय अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से हमें एनर्जी देने के लिए या हमारी बॉडी का डिफरेंट फंक्शन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। मुख्य रूप से जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा और जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो फूड के अंदर है ना, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट वन थिंग। सेकंड वन थिंग क्या होती है, प्रोटीन एंड थर्ड वन थिंग फैट, या जिसको वसा कहा जाता है। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, फैट को वसा कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को वेरी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है। ये 3 मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं हमारे भोजन के अंदर जो हम खाते हैं। अगर नहीं भी होते तो हमें ज़रूरी तौर पर ये खाने चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे। चलिए वो तो खैर दूसरी बात हो गई, न्यूट्रिशन को अलग से कभी पढ़ेंगे हम। बट फिलहाल के लिए चीज़ क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सारे के सारे हमारे फूड के अंदर होते हैं। हमने खा लिए इनको, अब हमारी बॉडी को चाहिए भाई एनर्जी। वो एनर्जी जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट हमने खाए हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। यानी कि डायरेक्टली इनको खाने से हमारे शरीर जो है उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि डायरेक्टली इनको खाने भर से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं हमारे फूड के अंदर, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ती है। और इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनको सिंपल रूप में, सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, वही कहलाता है डाइजेशन। क्लियर हुआ बात। यानी डाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो भोजन के अंदर पोषक तत्वों को खाते हैं, पोषक पदार्थों को खाते हैं, उनको
जटिल रूप से सिंपल फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब क्यों तोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी जो उसकी स्ट्रक्चर या संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि वो उनको इस रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। तो दोनों चीज़ों का जवाब मिल गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, इतना सब 4 शब्द जो लिखे हुए हैं इनसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपके सामने रख देगा, फिर आप बोलोगे सर ये तो कराया नहीं आपने। सो इसीलिए इन सब के सॉल्यूशन के लिए हम भी इसको तोड़ मरोड़ लेते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वही टोन हम आपके सामने दिखाता हूं मैं। आपको बोलेगा भाई कार्बोहाइड्रेट्स जो है, आप मुझे बताइए कि हमारी बॉडी के अंदर इसको जब डाइजेस्ट किया जाता है, इसको जब पाचन किया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में बदल जाता है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बदल जाता है ग्लूकोज के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन का मतलब होता है उसका ग्लूकोज में तोड़ना। इसी प्रकार से प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके डाइजेशन यानी इसके पाचन का मतलब क्या होता है, तो इसके पाचन का मतलब होता है इसको किस रूप में तोड़ना, पेप्टोन या पेप्टाइड्स बोल सकते हो, पेप्टोन या पेप्टाइड्स के रूप में तोड़ना। और फैट जो होता है, इसके डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फैट को किस रूप में तोड़ना, फैटी एसिड्स के रूप में तोड़ना। ठीक है, ये तीनों कुछ नहीं है, ये तीनों इन्हीं तीनों के सिंपल फॉर्म होते हैं, सरल रूप होते हैं एक प्रकार से। सो डाइजेशन का मतलब, इन तीनों का डाइजेशन का मतलब होता है 3 चीजें, यानी हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाएगा अभी। वो क्या करते हैं, इन तीनों सिंपल रूप में तोड़ देते हैं, इसी को कहा जाता है डाइजेशन। अभी तो सिंपल हमने 4 लाइनों में खत्म कर दिया इसको, बट ये सारे के सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते कैसे हैं और उनसे बनने वाले अप्रोक्सीमेटली हमारे सैकड़ों क्वेश्चंस आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगले आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो सारे आपके सामने रखे होंगे। ठीक है, तो साथ आप बने रहें। आप जानते हैं कि एसएससी ने इस साल के लिए 12 प्रकार के वैकेंसीज का नोटिस जारी किया है। इस साल में 12 प्रकार के एग्जाम्स लेंगे वो। तो स्टूडेंट्स जम के तैयारी कीजिए, और हाँ, जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हो जम के शेयर करो इनको। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी देखो लॉकडाउन का टाइम है, अभी अच्छी प्रकार से खुला नहीं है, बच्चे बाहर निकलने से कतरा रहे हैं अभी भी। सो इसलिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एसएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जम के शेयर करो उनको, ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। ठीक है, ये तो आप जानते ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आज से नहीं, हम अप्रोक्सीमेटली 1 साल से इस चीज़ को चला रहे हैं। चलिए अब आते हैं दोबारा से टॉपिक के ऊपर। अब इतना हो गया, एक तो क्वेश्चन आपका राइज हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा। अब यहीं से अगर थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, सो आपको बोलेगा कि भाई डाइजेशन के बाद ग्लूकोज तो बन गया कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट्स बोल दे या ग्लूकोज बोल दे कि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किस रूप में होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किस रूप में होता है, यानी इसका संचय किस रूप में होता है। सो हमारी बॉडी के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो होता है ना, इसका स्टोर होता है किस रूप में, इसका स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन, इसका स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। फर्स्ट थिंग। अब आपसे पूछेगा प्रोटीन जो होता है इसका स्टोर हमारी बॉडी में किस रूप में होता है, तो याद रखें अमीनो एसिड के रूप में। और अगर आपसे पूछे फैट का जो स्टोर है हमारी बॉडी में किस रूप में होता है, सो वो होता है ग्लिसरॉल के रूप में। ठीक है, ग्लिसरॉल के रूप में। सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे आप एक एक करके। केमिस्ट्री भी आएगी जिसके अंदर सभी चीज़ों की संरचना भी आपको बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, सारी चीज़ें। और जो नेसेसरी होंगे वो फॉर्मूले यहाँ पे भी आपको बताऊंगा मैं, बट जो नेसेसरी होंगे वही बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री हमारी इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए तो बची है कि किस चीज़ का फॉर्मूला क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट यहाँ सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको। देखो 6 प्रकार के क्वेश्चन यहीं से बन गए हमारे पास कि डाइजेशन के बाद क्या बनता है और स्टोर किस रूप में होते हैं। सो यही जो चीज़ें हो रही है ना हमारी बॉडी के अंदर, इन्हीं सारी चीज़ों को आज के चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। सो स्टार्टिंग से ही हमारे पास क्वेश्चन भी बन गए और अब इसको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। सो आइए पहले एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं डायग्राम के थ्रू, और उसके बाद में डायग्राम के बाद जो हमारे बॉडी के सभी भाग जो इस डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन सब के बारे में एक करके अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार अरेंज कर देता हूँ, फिर मिलते हैं। अभी देख लेते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूँ, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर, और आपको समझ में भी आ जाए इस प्रकार से।
ये था स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ मैं, छोटा डायग्राम बना लेते हैं। सो देखिए, एक रफ साइड है, यहाँ से ले लेते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र का किस प्रकार से सारा सिस्टम होता है। सो देखिए, यहाँ पे जो होता है हमारा, इसको बोला जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या मुख गुहा इसको कहा जाता है। ये जो नलिका होती है जो हमारे स्टोमक अमाशय से जुड़ी होती है, इसको कहा जाता है ओएसोफेगस या ग्रास नली इसको कहा जाता है, ग्रास नली। ये हमारा स्टोमक होता है, ये हमारा स्टोमक होता है, अमाशय जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज या अग्नाशय जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा लीवर, यकृत जिसको बोला जा सकता है, और ये होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय इसको कह सकते हैं हम, ठीक है, पित्ताशय इसको कहा जा सकता है। ये हमारे जो आपको बाहर दिख रही है, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी बड़ी आंत जिसको कहा जाता है। और अंदर जो बिखरी हुई आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इसको कहा जाता है। सो कुल मिला के ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जहाँ जहाँ से हमारा फूड आता है मुख से, और लास्ट में यहाँ पर जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है डाइजेशन होने के बाद, यानी पाचन होने के बाद। सो इन्हीं सब सारे पार्ट्स, सारे भागों का हमें अध्ययन करना है हमारे इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए, डायग्राम से एक एस्टिमेट आपने ले लिया होगा हमारी बॉडी का, बाकी कोई ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जितने पार्ट्स हैं ना, इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे। सो वो चीज़ ज़्यादा काम आएंगी, ये आपको सिर्फ एक एस्टिमेट देने के लिए रफ सा आइडिया मैंने आपको दिया। अब देखिए, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी वो सारे ऑर्गन्स, वो सारे पार्ट्स जहाँ से डाइजेशन होता है या होने में हेल्प मिलती है, उन सारे पार्ट्स को दो भागों में बांटा गया है। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है पहला भाग जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या इसी को आहार नाल भी कहा जाता है, आहार नाल भी इसको कहा जाता है। और सेकंड पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है ग्लैंड्स, नेसेसरी ग्लैंड्स बोल दो, यानी ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? वैसे तो ग्लैंड्स का हम चैप्टर पढ़ चुके पहले ही, बट ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन यानी पाचन के अंदर हेल्प करती हैं। तो दो प्रकार के भागों में बांटा गया, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक ग्लैंड्स। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से भाग को कहा जाता है? मुख से लेकर के और जहाँ तक लास्ट हमारा फूड स्टोर हुआ है, जो वेस्टेज फूड स्टोर हुआ है, वहाँ तक के जितने भी पार्ट्स हैं ना, जहाँ जहाँ से भोजन होकर गुजरता है, उन सबको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट जिसको हम कहेंगे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या मुख गुहा जिसको कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे होती है, जो हमारा मुख वाला पोर्शन,
इसके बाद फूड जाता है कहाँ पे, इस ओएसोफेगस के अंदर, ग्रास नली के अंदर। सो ओएसोफेगस, ग्रास नली मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट इसके बाद जाता है फूड स्टोमक के अंदर, यानी आमाशय के अंदर। हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, एक बार वही देख लीजिएगा, स्टोमक। इसके बाद जाता है इंटेस्टाइन, आंत के अंदर, इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत के अंदर। इंटेस्टाइन के दोनों आ गई, स्मॉल और लार्ज। तो ये जो भाग होता है ना, इन सभी को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और एक एक करके इन्हीं सभी को हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब आपको कहोगे सर बचा क्या, वहाँ पे ग्लैंड्स कहाँ से बच गई, सारे पार्ट तो आपने बता दिए। सो इन्हीं पार्ट्स जो है ना हमारे पास, इन्हीं पार्ट्स के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो कि अपना कार्य करती हैं। उन्हीं ग्रंथियों से कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। सो वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं मुख्य रूप से, तो एक तो ग्लैंड होती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, यू नो वेरी वेल, जिसको कहा जाता है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, या जिसको लार ग्रंथियां भी आप बोल सकते हो, लार ग्रंथियां। उसके बाद हमारे स्टोमक जो होता है ना, आमाशय, इसके अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में इसको कहा जाता है जठर ग्रंथियां, आगे लिखवाऊंगा हिंदी में भी। और उसके बाद भोजन जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन इंटेस्टाइन वाला सिस्टम हमने कर लिया, इंटेस्टाइन के अंदर कोई मेन ग्रंथि नहीं होती, बट जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद में दूसरे जो पार्ट है ना, गाल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इनके अंदर ग्रंथियों से कुछ पदार्थ आके यहाँ मिलता है। तो ये ग्रंथियाँ जो है ना तीनों, जहाँ पे भोजन जाता नहीं है, सिर्फ इनसे पदार्थ आता है भोजन के पास में, उनको आप लिख सकते हो। सो एक ग्रंथि हमारी हो गई लीवर यानी यकृत, एक हो गई जैसे पैनक्रियाज, ठीक है। सो ये ग्रंथियों को पढ़ना है, और ये सारे पार्ट तो हमें पढ़ने ही हैं। ऐसा नहीं कि अलग से इनको पढ़ेंगे, ये सारे जब पार्ट हम पढ़ेंगे, इन्हीं के अंदर इन ग्रंथियों से आने वाले सारे के सारे प्रश्न हम यहीं पे अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्हीं पार्ट्स के अंदर तो ग्रंथियाँ होती हैं। बट ये तो जस्ट मैंने आपको क्लासीफाई करके दिखा दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ों का रोल होता है, एक तो हमारे पार्ट, और एक उन पार्टों के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हम पढ़ चुके हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अलग से हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब ये जो उनके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, ये ऐसे ही करके कुछ कुछ चैप्टर के अंदर कुछ कुछ के रूप में आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, सो ये आपको ओवरव्यू हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं, सारे पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे से। सो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। अब इन्हीं हमारे जो पार्ट्स हमने देखे हैं, इनको सिस्टमेटिक वे में एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन पार्ट जो हमारा था, जहाँ से डाइजेशन की शुरुआत होती है, सो उसको हमने बोला था ओरल, या इसी को एक और भी नाम दिया जाता है बकल कैविटी। ओरल या बकल कैविटी इसको हम कहते हैं। ये हिंदी में इसको कहा जाता है मुख गुहा, मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है कैविटी, खाली जगह। जैसे हमारा मुख है, इसके अंदर जो खाली जगह है ना, इस जगह के अंदर, मुख के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी इसी के अंदर मानी जाती हैं। और इनका डाइजेशन के अंदर क्या कुछ रोल होता है वो सारा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुख में ही जाता है, तो इस मुख का अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे खाने के साथ होता क्या है। चलिए, अब मुख के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो होते हैं टीथ, दांत, फर्स्ट थिंग। दूसरे कौन होता है? टंग, जीभ। और तीसरी चीज़ कौन सी होती है मुख के अंदर? वो होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी जिनको कहा जाता है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जिनको कहा जाता है। ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे मुख के अंदर मुख्य रूप से। तो तीनों ही चीज़ों को पढ़ना है, तभी हमारा ओरल कैविटी कंप्लीट होगा। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीथ, यानी दांतों की। टीथ जो होते हैं, ह्यूमन के अंदर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है किस प्रकार के दांत होते हैं, तो आपको बताना है थिकोडोंट। थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब होता है हिंदी में गर्तदंती, यानी ह्यूमन जो होता है थिकोडोंट होता है। थिकोडोंट का मतलब गर्तदंती, यानी गड्ढों के अंदर धसे हुए दांत होते हैं, यानी हमारे दांत जो गड्ढे यानी मसूड़ों के अंदर धसे होते हैं, उसका मतलब होता है थिकोडोंट। दूसरा आपसे पूछेगा और ह्यूमन जो होता है कैसा होता है, तो आप बोलोगे डाईफाइकोडोंट। डाईफाइकोडोंट का मतलब होता है
द्विवार दंती। द्विवार दंती का मतलब है कि जीवन में हमारे दांत 2 बार आते हैं, लेकिन सारे नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 दांत होते हैं जो हमारे जीवन में 2 बार आते हैं। अभी दांत 20 कौन से, हमारे टोटल 32 दांतों में से 20 कौन से हैं जो 2 बार आते हैं, उसके लिए आपको बेहतरीन सा एक फॉर्मूला बताऊंगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सारे अपने आप याद हो जाएंगे। यह एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे ओडेंटोलॉजी। ठीक है, ओडेंटोलॉजी ये कहलाता है दांतों का अध्ययन करना। चलिए, तो बेसिक सी 3 बातें हो गई। अब बात करते हैं कि हमारे ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर टाइप्स कितनी होती, कितने दांत होते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इंसीजर्स, जिनको बोला जाता है कृंतक। सेकंड टाइप होती है कैनाइन, जिनको बोला जाता है रदनक। थर्ड टाइप के दांत होते हैं जिनको बोला जाता है प्रीमोलर, यानी अग्र चवर्णक। और चौथी टाइप के होते हैं जिनको कहा जाता है मोलर, यानी चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इन दांतों की संख्या कैसे याद करोगे कि कौन सी प्रकार के कितने दांत होते हैं। सो उसके लिए एक चीज़ याद रखो, बिल्कुल रट्टा मार के ट्रिक याद रखो, 8 4 8 12। क्या याद रखना? 8 4 8 12, 8 4 8 12, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इंसीजर जो होते हैं ये 8 होते हैं, और ये होते हैं 4, ये होते हैं 8, और ये होते हैं 12। सो 8 4 8 12, इसको ऐसे रट के भगा दो, बिल्कुल फेंक दो इसको रट के, आपको याद रहे ताकि। अब इसके बाद देखिए काम क्या होता है, कौन सी प्रकार के दांतों का काम क्या होता है। इंसीजर जो होते हैं ना, सबसे आगे वाले दांत, इनका काम होता है कटिंग, कट करना, किसी भी चीज़ को काटना। ठीक है। कैनाइन का काम होता है टीयर करना, यानी किसी भी चीज़ की चीर फाड़ करना। प्रीमोलर्स जो होते हैं ना, कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है भोजन को या किसी भी चीज़ को पीसने का कार्य जो करते हैं वो ये करेंगे। मोलर्स क्या करेंगे, ये भी कार्य तो इनका भी ग्राइंडिंग होता है, यानी ये भी कार्य तो पीसने का ही करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भोजन को क्या करते हैं, मिक्स विद सलाइवा, यानी लार जो होती है ना हमारे मुख में, उसके साथ मिला देते हैं अच्छी प्रकार से, ताकि भोजन को अंदर हमारी बॉडी के जाने में दिक्कत ना हो। सी मैंने काम भी बता दी, 4 प्रकार के दांत बता दी। अब जो हमारे दांत होते हैं ना, टीथ, उनके बारे में याद रखो बने किससे होते हैं। सो वो बने होते हैं कैल्शियम के फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। कैल्शियम के फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स से बने होते हैं हमारे दांत। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कैल्शियम के साल्ट होते हैं दोनों दांत के अंदर। अब एक चीज़ याद रखें कि दांत की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, जो शाइनी, जो चमकदार होती है सफ़ेद वाली, इसको कहा जाता है एनामेल। और ये जो परत होती है ये हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे कठोर भाग होता है। और ये एनामेल जो है ये बना किससे होता है, इसकी जो कठोरता होती है उसका राज क्या होता है। सो याद रखें फ्लोरीन। ये भी कैल्शियम के साल्टों से ही बना होता है, बट इसकी जो कठोरता होती है ना फ्लोरीन के कारण होती है। याद रखें एनामेल तो हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम भाग होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो। चलिए, इसके अलावा एक लास्ट बात दांत के बारे में आपको जो याद रखना है कि हमारे दांत जो होते हैं ना, उसके अंदर एक कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और वहीं पे क्या होती है, उसको बोला जाता है वैसे पल्प कैविटी। पल्प कैविटी या मज्जा गुहा उसको कहा जाता है। दांत के अंदर जो खाली भाग होता है ना अंदर, वहाँ पे लिक्विड भरा होता है, तो पल्प कैविटी कहा जाता है उसको। इसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो ब्लड होता है ना वो फ्लो करता है, और जो हमारे न्यूरॉन्स होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं जिनसे ठंडा गर्म लगता है हमें, वो वहीं पे होता है। ठीक है, झंझनाहट जो महसूस होती है वो पल्प कैविटी के अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, उन्हीं के कारण होती है, तंत्रिकाओं के कारण। सो इतने सारे क्वेश्चंस आपके जो ह्यूमन टीथ इन दांतों से बन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला आपको बताऊंगा ये टिथ्स वगैरह के बारे में सारी चीज़ें याद रखने के लिए। ठीक है, सो देखिए इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ इधर से, और यहीं पे आपके सामने लिख देता हूँ टिथ के बारे में फॉर्मूला जो हमारा रहेगा। देखिए 2 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं,
एक तो होता है वयस्क व्यक्ति के लिए, ठीक है, अडल्ट व्यक्ति के लिए, और एक होता है बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले। बच्चे के लिए अगर देखा जाए ना, टिथ फॉर्मूला, दंत सूत्र, वो क्या होता है 2102, 2102 आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है। और जो वयस्क व्यक्ति के लिए होता है 2123 अपॉन में 2123, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको समझे फॉर्मूला कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसको यूटिलाइज करना अपने आप के एग्जाम्स के अंदर, वो देखें। देखिए इसका मतलब है कि ये जो दांत है ना, एक ही जबड़े के दांत हैं दोनों साइड के, ये होते हैं इंसिजर, ये दांत होते हैं कैनाइन, ये होते हैं प्रीमोलर और ये होते हैं मोलर। ऐसे चाइल्ड के अंदर भी। सो अगर देखा जाए तो चाइल्ड के अंदर देखो, चाइल्ड के अंदर टोटल कितने दांत है पहले ये देखो, 4 2 6, ये है ही नहीं, और 4 10 हो गए, लेकिन ये है एक जबड़े के, दूसरे जबड़े के भी 10, तो कुल मिला के चाइल्ड के अंदर कितने दांत हो गए 20। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा यही दांत होते हैं जिनको दूध के दांत कहा जाता है, यानी जो कि जीवन में 2 बार आते हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको क्लियर हो गया होगा। अब कितने दांत होते हैं जो ह्यूमन के अंदर बाद में आते हैं, सो वो देखो, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है। एक तो जो प्रीमोलर होते हैं ना, ये सारे के सारे दांत बचपन में नहीं होते, वयस्क जब व्यक्ति होता तभी आते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3, ये 2 2 4 और 4 8 होते हैं, और ये 3 और 3 6 और 6 12, यानी 4 दांत जो हैं जो मोलर्स हैं, 4 दांत जो मोलर्स हैं यानी चौर्णक जो हैं वो बाद में आते हैं। और इन्हीं 4 दांत जो मोलर चौर्णक होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को विजडम टिथ कहा जाता है। विजडम टिथ यानी बुद्धि दंत कहते हैं। ऐसा नहीं कि दांत आने के बाद बुद्धि आती है, एक्चुअली कारण इसका ये है कि बुद्धि आने के बाद ये दांत आते हैं, क्योंकि आप काफ़ी बड़े हो जाते हो तब तक बुद्धि आ जाती है, इसीलिए इनको विजडम टिथ कहा जाता है। और ये जो मोलर्स होते हैं इनको एक और भी नाम दिया जाता है, इनको वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी अवशेषी अंग भी कहा जाता है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं होना तो भी हम काम चला सकते हैं, हमारी बॉडी का कोई ज़्यादा यूज नहीं है इनको, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे आपका पहला पार्ट जो ओरल कैविटी का था, टिथ, वो कंप्लीट हुआ। अब ओरल कैविटी के अंदर ही सेकंड पार्ट जो हमें पढ़ना था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, टंग यानी जीभ, उसको और हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं, ठीक। चलिए, सो अगला पार्ट जो ओरल कैविटी के अंदर, टंग यानी जीभ। सो देखिए, जीभ जो होती है वो एक सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। इसका मतलब है संवेदी अंग। संवेदी अंग का मतलब होता है जो किसी न किसी चीज़ की संवेदना का एहसास कराए। अब ये हमें टेस्ट का एहसास कराती है, तो सेंसरी ऑर्गन हो गया। दूसरी चीज़ कंप्लीटली मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है मांसपेशीय अंग होता है ये, ठीक है। मांसपेशी अंग का मतलब इसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, सिर्फ मांसपेशियों से बना होता है। इसके अलावा अब एक चीज़ याद रखें कि इसके अंदर मसल्स नहीं होती। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप खाना खा रहे थे, जीभ भी खाने के साथ पेट में चली गई? कभी नहीं जाती। तो कोई ना कोई तो इसको होल्ड करके रखता है ना। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, गले में हड्डी होती है हॉइड, हॉइड अस्थि, हॉइड बोन, इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे। ये जो गले की अस्थि होती है ना, ये इसको होल्ड करके रखती है, इसलिए कभी भी जीव खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर नहीं चली जाती है। अब देखिए, टंग जो है सेंसरी ऑर्गन किस चीज़ का एहसास करवाती है, वो चीज़ एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। जीभ जो होती है हमारी, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पेपलीज होती हैं, ठीक है। पेपलीज बोल दो या टेस्टिंग, टेस्टिंग बड्स आप बोल सकते हो, यानी स्वाद कणिकाएं होती हैं, बोल सकते हो आप। वो स्वाद कणिकाएं क्या करती हैं, वो स्वाद का एहसास कराती हैं। तो जीभ के कौन से भाग से किस प्रकार के टेस्ट का एहसास होता है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो याद रखें, सबसे आगे वाला जो भाग होता है ना, सबसे आगे वाला, ये भाग हमें स्वीट यानी मिठास का एहसास करवाता है। इसलिए जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तुरंत हमें पता लग जाता है कि मीठी चीज़ है। इसके बाद वाला जो ये भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये हमें एहसास करवाता सॉल्ट, यानी नमकीन कोई भी चीज़ हम अगर खाते हैं तो उसका एहसास हमें करवाता है। इसके बाद यहाँ पे जो भाग होता है पीछे वाले भाग में, यहाँ से हमें एहसास होता है किसी भी खट्टी चीज़ का, सोर यानी
खट्टे का एहसास होता है। और इसी के जस्ट पीछे यहाँ पे हमें एहसास होता है बीटर, अगर कुछ भी हम कड़वा खा लेते हैं सो उसका एहसास होता है। और सबसे पीछे जीभ के बिल्कुल लास्ट भाग में यहाँ पे एहसास होता है हमें तीखा, स्पाइसी, यानी लहसुन, प्याज, मिर्च ऐसी चीज़ खा लेते हैं सबसे बाद में पता लगता है। आपने भी देखा होगा, अगर ऐसी कुछ चीज़ खाते हो तो कुछ समय के बाद पता लगता है कि अरे ऐसा खा लिया। सो वो यहाँ पे होता है एहसास हमें। ठीक है, तो ये हमारा टंग यानी जीभ था जिसको हमने पढ़ा। अब इसके बाद एक तीसरा भाग और जो मैंने आपको ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी के अंदर बताया था उसको हम और एक बार देख लेते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा ताकि परेशानी ना हो बाद में याद करने में आपको। बाकी अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, PDF भी इसका दे दूँगा मैं आपको। अब तीसरा पार्ट था हमारे पास इसके अंदर, उसको हम बोलेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स, जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी के अंदर होती हैं। बोला जाए तो जिनको लार ग्रंथियाँ जिनको बोला जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ह्यूमन के अंदर 3 पेयर्स, 3 जोड़ी होती हैं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख के अंदर और डेली दिन में हमारे मुख के अंदर 1.5 to 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर लार स्रावित होती है हमारी मुख के अंदर। और ये जो लार ग्रंथियाँ होती है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। 6.8 इनकी pH वैल्यू होती है। क्लियर इतनी चीज। अब जो लार होती है ना, इसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। 99% तो इसके अंदर वाटर होता है, ये बात आप याद रखना। बाकी का 1% जो है ना लगभग, इसके अंदर क्या होता है 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन एमाइलेज जिसको हम बोलेंगे, कई बार सिर्फ टाइलिन या सिर्फ एमाइलेज भी लिखा जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना, कंप्लीट नाम मैंने लिख दिया है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है, ये हमारे जैसे आलू हो गया इस प्रकार से या चावल हो गया, इन सब के अंदर है ना क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप होता है। और ये जो स्टार्च है ना, इसको किस चीज़ में बदल देता है, ये माल्टोज में। यानी यहाँ से पाचन आपका शुरू हो गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भोजन का पाचन हमारी बॉडी के किस भाग से शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में ही होती हैं, तो भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। स्टार्च को किस चीज़ में बदलता है, माल्टोज में। तो थोड़ा सा सिंपल हो गया फिर ये। या फिर एक और टर्म्स के अंदर इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है, बोलता है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इनमें से किस चीज़ का डाइजेशन, पाचन हमारे मुख में ही शुरू हो जाता है। तो देखिए स्टार्च और माल्टोज जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स के रूप होते हैं। सो इसीलिए आपको याद रखना है कि हमारे मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो जाता है। चलिए, लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे खाना जो होता है ना, हमारे खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। सो उन बैक्टीरिया को क्या करता है लाइसोजाइम, ये जो एंजाइम है ये फिनिश कर देता है। ठीक है, तो खाने के साथ जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह एजेंट आ जाते हैं उनको फिनिश करने का कार्य करता है। सो इसी के साथ सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में 4-5 फैक्ट हमने देखे। अब फाइनल चीज़ सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, होती कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर SSC पूछेगा तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन देगा आपको। सो इसीलिए सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम आपको बता देता हूँ, कहाँ पे होती है वो भी बता देता हूँ, और सबसे बड़ी कौन सी होती है वो भी। देखिए 3 जोड़ी जो होती है उनके नाम। फर्स्ट वन सबलिंगुअल, जिसको बोला जाता है अधो जिह्वा जिसको बोला जाता है। दूसरी जोड़ी सब मैक्सिलरी या इसी को बोला जाता है अधो मैक्सिला। और तीसरी जो होती है वो होती है पैरोटिड। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबलिंगुअल जो होती है अधो जिह्वा, ये जीभ के दोनों साइड एक एक होती है। सब मैक्सिलरी जो होती है, मैक्सिला अस्थि होती है हमारी जबड़े की, उसके मध्य भाग में होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारे मुख के अंदर दोनों कानों के नीचे अंदर की साइड में होती है। और जो पैरोटिड होती है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट, ओरल या बकल कैविटी यानी मुख गुहा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा के बाद में हमारा जो भोजन है वो कहाँ पे जाएगा, वो इसके बाद में जाता है ओएसोफेगस यानी लार ग्रंथि के अंदर,
ग्रास नली के अंदर। सो ओएसोफेगस को हम अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाला जितना भी रहेगा वो अगली कक्षा के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। सो दूसरा पार्ट हमारा जहाँ पे भोजन अब जाएगा मुख के बाद, तो मुख के बाद चला गया ओएसोफेगस के पास, यानी ग्रास नली। ग्रास नली जो है वहाँ पे जाएगा। ग्रास नली जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है और एक मांसपेशियों से बना हुआ एक पाइप होता है जो भोजन को आमाशय तक पहुँचाता है। अब ओएसोफेगस जो होती है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमारा डाइजेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता। सो वो होता है ओएसोफेगस। यहाँ पे भोजन का कोई पाचन नहीं होता, नो डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होता। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि ओएसोफेगस जो है किस प्रोसेस पे कार्य करती है, इसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या है। सो उसका नाम आपको याद रखना है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस या इसी को कहा जाता है कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन इसको कहा जाता है। यानी कि जो भोजन, मान लो कि ये ग्रास नली है, भोजन आपका आया तो जब भोजन का पीस आएगा ये थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा। अब फिर उसके बाद भोजन का पीस जैसे जाएगा तो फिर साइज कम हो जाएगा और अब ये पीछे से है ना श्रिंक होती चलेगी, ऐसे श्रिंक होती चलेगी और भोजन को आगे की तरफ धकेलेगी। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कर्मानुकुचन, यानी पीछे से संकुचित होती चलेगी ताकि पीस आगे जाता रहे आपका। सो आपको नाम याद रखना है, प्रोसेस से क्या लेना देना, आपका नाम आप याद रखें। अब ओएसोफेगस जो है यहाँ से भोजन चला गया स्टोमक के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टोमक होता है, फिर यहाँ से भोजन जाएगा स्टोमक के अंदर। लेकिन ओएसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक वाल्व लगा होता है ताकि भोजन जो एक बार अंदर चला गया वापिस ना आए। इस वाल्व का नाम आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज अगली कक्षा जो होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, उसमें हम आपको इसका आंसर दूंगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक करें इस कक्षा के अंदर, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।